Hello students, this is lecture number 5 as far as the constitutional law series is concerned. In the previous lecture, we dealt with the topic of judicial review and also saw some of the doctrines attached with Article 13. हमने पिछले लेक्चर में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को और उस साथ ही साथ अनुच्छेद 13 से जुड़े दूसरे सिद्धांतों को, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, प्रतिकरणीयता का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और परित्याग का सिद्धांत, इसको देखने का काम किया. In this lecture we will start the new topic, that is right to equality, and under right to equality we will see what does equality mean. We will also see the doctrine of reasonable consequence and the principle of absence of arbitrariness. These are the two most prominent doctrines attached with Article 14 और इन दोनों doctrines को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में किस तरह से दिया हुआ है और उसको कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया गया है इस राइट टू इक्वलिटी के प्रिंसिपल को. तो राइट टू इक्वलिटी हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 में समाहित. इट इज एक्सप्रेसली गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जब आप फंडामेंटल राइट की कैटेगरी पढ़ते हैं, 6 तरह की कैटेगरी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी से डील करता है. तो जो 14 है वो एक जनरल प्रिंसिपल सेटअप करता है राइट टू इक्वलिटी को लेकर, और 15, 16, 17, 18 उसी जनरल प्रिंसिपल्स पर जो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस या स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाया गया है उनका, वो 15 से लेकर 18 में बनाया गया. जो जनरल प्रिंसिपल लेट डाउन किया जाता है वो 14 में किया जाता है. तो इस राइट टू इक्वलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिससे आपको राइट टू इक्वलिटी से जुड़े बाकी आर्टिकल्स को भी समझने में मदद मिलेगी, वो है आर्टिकल 14. तो आर्टिकल 14 को आज हम समझने का प्रयास करेंगे. आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 की लैंग्वेज कहती है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इक्वलिटी बिफोर लॉ शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. ध्यान रखिएगा, यहां पर पर्सन वर्ड का जिक्र है आर्टिकल 14 में, यानी इट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स. जो समानता का अधिकार है वो भारत में रह रहे नागरिकों पर ही अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो विदेशी हैं उन पर भी अप्लाई होगा. नॉन सिटीजन्स हैं वो भी अगर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उन पर भी अप्लाई होगा. तो दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है जिसको हम लोगों को जानना है इस लेक्चर में, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. ये दोनों क्या होते हैं? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में एक रूल ऑफ लॉ पढ़ा था, याद होगा डाइसी का कंसेप्ट. तो उस रूल ऑफ लॉ में 3 एट्रीब्यूट्स थे: सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. इक्वलिटी बिफोर लॉ हम लोगों ने वहां से लिया है, यानी ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है वो इंग्लिश ओरिजिन का है, इंग्लिश ओरिजिन का है. और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉज का जिक्र है. तो आज हम देखेंगे इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर दुविधा रहती है, इस बात को लेकर एम्बिग्विटी रहती है कि वेदर बोथ द टर्म मीन द सेम थिंग और आर डिफरेंट. और कई बार आप किताबों को पढ़ने के बाद भी ये कन्फ्यूज़न दूर नहीं होती है कि क्या दोनों सेम है या डिफरेंट हैं, और ये समस्या बनी रहती है. तो हम देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है. स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ. इक्वलिटी बिफोर लॉ इंग्लिश ओरिजिन का कंसेप्ट है, और ये ध्यान रखिएगा निगेटिव कंसेप्ट कहा जाता है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज rather is a positive concept that has been taken from American Constitution.
जैसा मैंने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ की मीनिंग जानना है तो आपको डाइसी को रेफर करना होगा, क्योंकि डाइसी के रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट के 3 एट्रीब्यूट्स में इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट है। तो डाइसी खुद कहते हैं कि द एक्सप्रेशन इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ निगेटिव कंसेप्ट, ये एक नकारात्मक अवधारणा है, एंड इट अप्लाइज absence of any special privilege in favor of individual. It applies absence of any special privilege. Equality before law ये कहता है कि राज्य की नज़र में सब बराबर रहेंगे, राज्य की तरफ से कोई स्पेशल प्रिविलेज नागरिकों को नहीं दिया जाएगा, राज्य की तरफ से कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। किस बेसिस पे? मान लीजिए बाई रीजन ऑफ बर्थ हो गया, बाई रीजन ऑफ क्रीड हो गया, बाई रीजन ऑफ रिलीजन हो गया, तो स्पेशल कोई प्रिविलेज राज्य इस बेसिस पर नहीं देगी, राज्य नहीं देगा। तो इसमें समस्या क्या है? इसको निगेटिव कंसेप्ट क्यों कहते हैं? आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। निगेटिव कंसेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ को इसलिए कहते हैं बिकॉज ये तो बात बता रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत ये तो कह रहा है कि राज्य के सामने सब बराबर होंगे और राज्य अपनी तरफ से कोई उन्मुक्ति या विशेषाधिकार या कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा, स्पेशल प्रिविलेज की कोई अवधारणा इसमें नहीं है। तो समस्या ये है कि जहां पर गैर बराबरी है, अगर इफ यू आर अप्लाइंग इक्वलिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स, कहने का मतलब यह है कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, तो समाज में अगर हर तरह के लोग हैं तो जो लोग पहले से अनइक्वल चले आ रहे हैं, अगर आप उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे तो एक्चुअल में क्या होगी? एक्चुअल वो इनइक्वलिटी अमाउंट करेगी। तो राज्य की तरफ से स्पेशल प्रिविलेज ना दिया जाना, ये तो इक्वलिटी कह रही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की आप राज्य अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, राज्य की नज़र में सब बराबर रहेंगे, लेकिन जो गैर बराबर है उनका क्या? आप समझ पा रहे हैं? यानी द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट डायरेक्ट द स्टेट टू मेक अफर्मेटिव एक्शन, टू टेक पॉजिटिव एक्शन फॉर दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड और हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, राज्य अपनी तरफ से कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट में, लेकिन जिनके साथ ऑलरेडी भेदभाव हो गया है उनको समानता दिलाने के लिए भी कोई बात नहीं कहता है। ठीक है, दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्योंकि ये पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए राज्य को डायरेक्ट नहीं करता है। इसीलिए हमारे संविधान में इन दोनों ही कंसेप्ट को लिया गया है कि राज्य की नज़र में तो सब बराबर रहेंगे, लेकिन देयर विल बी ऑल्सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसको किताबों में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आसानी से कह दिया जाता है लाइफ शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों कहा जाता है? और ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वहाँ की बात इसलिए बताऊंगा ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और अमेरिका में भी ये इनइक्वलिटी वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ के समाज में मौजूद थी। वहाँ जो नीग्रोज कहे जाते थे उनको अपनी लीगल स्टेटस, उनको अपना एक लीगल स्टेटस भी नहीं था, उनका लीगल रिकॉग्निशन भी नहीं था कानून की नज़र में। तो इससे वो बहुत जो है समाज में पीछे चले जा रहे थे। तो ये बात हुई कि ऐसे लोगों के लिए, जो ऐसे लोग हैं, इनके लिए कोई स्पेशल लॉ की ज़रूरत है ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके। और वहाँ पे काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी ऐसे लोगों ने, जो एफ्रो अमेरिकन जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी और इस वजह से
वहाँ पर सिविल वॉर हुआ और बाद में अब्राहम लिंकन आने के बाद इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट किया गया और ये माना गया कि ऐसे लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो अपनी तरफ से कोई पॉजिटिव एक्शन ले इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वलिटी। ठीक है, यानी एक तरह के लोग, ये कंसेप्ट क्या कह रहा है कि एक तरह के लोग जो हैं दे शुड बी ट्रीटेड अलाइक बोथ इन the matter of rights as well as liability, both in the matter of privilege as well as duty। यानी जो सिमिलर सरकमस्टांस में रह रहे हैं लोग, एक परिस्थिति में रह रहे हैं, उन पर एक तरह का लॉ होना चाहिए, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले लोग, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग तरीके से परिस्थितियों में रहने वाले लोग पर एक कानून थोपा जाना उचित नहीं है। तो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है इक्वल पर्सन्स में, एक तरह के लोग, समान व्यक्ति और समान कानून, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट अमेरिकन कंसेप्ट है और होपफुली, जैसा मैंने कहा कि दिस कंसेप्ट एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम द स्टेट, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जा रहा है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोई 4 फीट का आदमी है, कोई 2 फीट का आदमी है। दोनों के लिए अगर 2 फुट की टेबल ले आया जाए ताकि दोनों 6 फुट तक पहुंच सके। इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहा है कि दोनों को 2 फुट की टेबल दे दो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज टेलिंग दैट 4 फुट के व्यक्ति को 2 फुट की टेबल दो, लेकिन 2 फुट के व्यक्ति को 4 फुट की टेबल देना पड़ेगा, तभी वो 2 फुट वाला भी 6 फुट तक पहुंच सकता है। ये इक्वलिटी नहीं है कि 2 फुट वाले को भी 2 फुट की टेबल दे दो। होपफुली यू आर एबल टू ग्रैस्प द पॉइंट। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस भी था अनवर अली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में, जहां पर ये कहा गया था कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ कोरोलरी टू द फर्स्ट। ये कोरोलरी है फर्स्ट एक्सप्रेशन की, और इस केस में ये कहा गया था कि ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि जहां पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का वायलेशन हो रहा है वहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन क्यों ना हो रहा हो। यानी दोनों को एक समान माना गया था इस केस में। लेकिन बाद में एक श्रीनिवास थिएटर का केस था जिसमें ये क्लियर किया गया कि बोथ मीन द डिफरेंट थिंग, ऑल्दो गोल एक है, एक समानता के आधारित पर समाज की स्थापना करना, लेकिन दोनों कंसेप्ट जो है कुछ मामलों में अलग बातें करती हैं। एक राज्य को न्यूट्रल होकर देखने की बात कर रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि आप अपनी तरफ से कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे डिस्क्रिमिनेशन होगा, और इक्वलिटी बिफोर लॉ कह रहा है कि नहीं, जहां पर डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं पहले से, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको कोई पॉजिटिव एक्शन लेना होगा। तो दीज आर द बोथ दीज कंसेप्ट शुड बी क्लियर, और होपफुली आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ को शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में समझाने में कुछ सफलता मुझे मिली होगी। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन को आज हम देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है? युक्त वर्गीकरण का सिद्धांत। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कह रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन दोनों को पढ़ने के बाद आप ये जान चुके हैं
कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक समान लोगों को एक तरह का कानून होना चाहिए। इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली एंड अनइक्वल्स ऑल्सो शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ये तो आप अभी तक समझ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, इससे आप इन्फर ये भी कर सकते हैं कि हर पर्सन पर जो लॉ है वो तो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से डिस्क्रिमिनेटेड हैं उनके लिए, जैसा मैंने कहा कि उनके लिए वो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन लागू हो ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हर आदमी की अपब्रिंगिंग, हर आदमी का नेचर, सरकमस्टांसेस अलग अलग हैं। और ख़ास तौर से हमारे देश में जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है वहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप इक्वल प्रोटेक्शन नहीं करते और अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रहने वाले लोगों के लिए एक बराबर का कानून देंगे, एक तरह का कानून देंगे, तो डेट वुड रिजल्ट इन इक्वलिटी। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट भी यही है। युक्त वर्गीकरण कह रहा है कि आर्टिकल 14 आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कह रहा है लोगों के बीच, यानी यू कैन मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल, लेकिन वो जो डिस्टिंक्शन है वो रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इस डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन में एक बड़ा जो स्टेटमेंट एक साथ पढ़ा जाता है जिसको आपको जानना है वो है आर्टिकल 14 परमिट्स क्लास लेजिस्लेशन बट it prohibits class legislation but permits reasonable classification। वर्ग विधायन का निषेध करता है अनुच्छेद 14, लेकिन युक्त वर्गीकरण को की इजाजत देता है, ठीक है। युक्त वर्गीकरण की इजाजत देता है। क्यों इजाजत देता है, मैंने आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को समझाया तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक तरह के लॉ पर, एक तरह का लॉ सब पर अप्लाई हो बराबरी से, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो सब लोगों पर लॉ का, ये ज़रूरी नहीं है। जैसी जैसी नीड होगी सोसाइटी की वो अलग अलग लॉ की डिमांड करती है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट करने की बात आर्टिकल 14 करता है, बस इसका ध्यान रखना है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास में 50 लोग हैं और 50 में 10 लोगों को 80% मार्क्स आते हैं, बाकी 10 को 70% आते हैं, बाकी 10 को 60% आते हैं, बाकी 10 को 50% आते हैं। तो अगर एक क्लास में 25 लोगों को अलग करके दूसरे सेक्शन में बैठाया जाए कि उनके मार्क्स भी 80% के बराबर हो जाएं, जिनके 80% नहीं है, मतलब 10 को हटा के 40, मान लीजिए 50 में 40 लोगों को अलग बैठाया जाए, तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि अलग से बैठाकर उन पर स्पेशल फोकस देकर उन पर भी प्रयास किया जाएगा कि वो 80% लाएं। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। क्लास लेजिस्लेशन क्या होता है, वर्ग विधान होता है कि आप आर्बिट्ररीली, आप रैंडम रूप से किसी को उठाकर, मान लीजिए कि क्लास में 50 लोग हैं और 6 फुट वालों को 20 ऐसे लोग हैं जो 6 फुट के हैं, उनको अलग कर दिया मैंने। 30 ऐसे हैं जो 4 फुट और 6 फुट के बीच में हैं, उनको अलग कर लिया मैंने और कहा कि 4 फुट से 6 फुट वाले अलग क्लास में बैठेंगे और 6 फुट के ऊपर अलग क्लास में बैठेंगे। तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ये रैंडम आपने चूज किया जिसका कोई पर्पस नहीं था। हाइट के आधार पर क्लास में अलग बैठाने से कोई ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, कोई ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं कहलाएगा। वो क्लास लेजिस्लेशन, जैसे मैंने कहा ना, क्लास लेजिस्लेशन क्या हो रहा है, कोई इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन मैंने कर दिया कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए विदाउट एनी रीजनेबल बेसिस, तो वो क्लास लेजिस्लेशन हो जाएगा। और इसको लेकर एक केस है जो आपको याद रखना है, दैट इज चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पर ये साफ तौर पर कहा गया था कि कुछ लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना
चूंकि हमारी सोसाइटी की नीड अलग है, वेरिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, तो कुछ लोगों के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट देना गलत नहीं है। ठीक है, तो ये चिरंजीत लाल का केस आपको याद रखना है। और इसमें यह भी बात बताया गया था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन में संख्या की लिमिट या उसके नंबर्स जरूरी नहीं है, एक पर्सन भी एक क्लास हो सकता है। इवन वन पर्सन कैन बी अ क्लास। जैसे मान लीजिए कि कोई आदिवासी इलाका है और कोई ऐसी प्रजाति है जिसका सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति बचा हुआ है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या सरकार स्पेशल लॉ बना सकती है? तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो बना सकती है। भले ही वो एक पर्सन है, लेकिन उसके लिए बनाया जा सकता है, क्योंकि वो ही इज वन ऑफ अ काइंड, वो अपनी तरह का अलग है, तो उसके लिए बनाया जा सकता है। इसीलिए सिमिलर ट्रीटमेंट और आइडेंटिकल ट्रीटमेंट में फर्क है। आर्टिकल 14 आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कह रहा है। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी आज हम देखेंगे। एक तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों, आप समझ चुके होंगे कि हमारे सोसाइटी के अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल रहते हैं और उनके अपने अपने प्रॉब्लम हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी है उनकी नीड में, तो उनको अलग अलग लोगों को अलग स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैंने क्लास की बात एग्जांपल दी, तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन जानेंगे। आखिर कब किसी क्लासिफिकेशन को रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहा जाएगा? आप देखेंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आपके सामने स्क्रीन पर, इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा। लॉन्ग में जो सवाल है, आर्टिकल 14 एंड टैक्सेशन लॉ से सवाल आए हुए हैं। ईपी रोयप्पा का केस आर्बिट्रेरियस का जो प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आप 2019 का लॉन्ग का क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वलिटी, डिस्कस इट्स चेंजिंग डायमेंशन इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 और उससे जुड़े हुए प्रिंसिपल्स शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही इंपॉर्टेंट हैं। तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट तो करता है आर्टिकल 14, लेकिन कब कोई क्लासिफिकेशन रीजनेबल माना जाएगा, कब वो अनरीजनेबल नहीं माना जाएगा? किसी भी क्लासिफिकेशन को, जैसा मैंने कहा, किसी भी क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 14 परमिट नहीं करता है, उसका कोई बेसिस होना चाहिए। क्या आप उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बना रहे हैं? कोई ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो पहले से पीछे रह गई है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उनका स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? अगर ऐसी बात है तो ही रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, जिसको चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मैंने आपको केस बताया। और एक और केस इंपॉर्टेंट है, आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आर.के. गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट इट डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज पढ़ेंगे। दो टेस्ट हैं, किसी भी क्लासिफिकेशन को रीजनेबल कब माना जाए, किसी भी क्लासिफिकेशन को कब ये माना जाए कि ये युक्त आधार पर बनाई गई है। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये जो क्लासिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड हो। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मीन्स हिंदी में कहते हैं बोधगम्य अंतरक, यानी जो आप एक को 60% वाले को 80% से अलग कर रहे हैं, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। आप समझ पा रहे हैं? 6 फीट वाले को पढ़ने वाले लड़के को 4 फीट से अलग करेंगे, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं है। ठीक है,
तो पहला कंडीशन कब माना जाएगा कि कोई क्लासिफिकेशन रीजनेबल है, उसका पहला कंडीशन है कि क्लासिफिकेशन जो है वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे फाउंड हो, जिसके आधार पर एक ग्रुप या कुछ लोग दूसरे से अलग किए जा सके। हम क्यों 10 में से 4 लोगों को अलग करके उनके लिए स्पेशल लॉ बना रहे हैं, उसके पीछे एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 में से किसी भी 5 को मैंने उठा लिया, तो उसके पीछे रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। एंड द सेकंड इज द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट। एक रैशनल रिलेशन होना चाहिए, डिफरेंशिया जो हम कर रहे हैं उसका एक नेक्सस होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, किससे, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। यानी मैंने अगर 60% वालों को 80% वाले स्टूडेंट से अलग किया तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि 60% वाले भी 80% लाएं, या 80% वालों को 90% से अलग किया तो 80% वाले 90% लाएं। दैट शुड बी माई मेन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी क्लासिफिकेशन को रीजनेबल कब माना जाएगा, जब वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड होगा, और जो डिफरेंशिया है मस्ट हैव रैशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट sought to be achieved by the act, sought to be achieved by the act। तो ये दोनों ही कंडीशन आपको टेस्ट जो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 14 में अभी तक हम लोगों ने देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट, एंड ऑल्सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 14, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक की तो बात होती है, इक्वल जो इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इसका मतलब जो समान लोग हैं उनको बराबरी से देखा जाना चाहिए, लेकिन जो अनइक्वल्स हैं उनके लिए इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की बात आर्टिकल 14 नहीं करता है। यानी वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात, इससे इन्फर क्या किया गया कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन की आर्टिकल 14 परमिशन देता है, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन की देता है लेकिन क्लास लेजिस्लेशन की नहीं देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लास लेजिस्लेशन क्या होता है, जहां पर अनरीजनेबल बेसिस पर आर्बिट्रेरी आप कुछ लोगों को चुनकर उनके लिए कोई कानून बनाते हैं, वर्ग विधायन जिसको कहते हैं। लेकिन आर्टिकल 14 डज नॉट फॉरबिड, डज नॉट प्रोहिबिट रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मान लीजिए कि जैसे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट सॉर्ट, ठीक है। एंड फर्दर वी ऑल्सो डिस्कस्ड द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास के लिए हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन को लेक्चर तक सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरे डॉक्ट्रिन को जानने का प्रयास करेंगे, दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ये मनमानेपन के विरुद्ध जो सिद्धांत है वो ये क्या कहता है, और ईपी रोयप्पा का केस जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू मीन बाय राइट टू इक्वालिटी, डिस्कस इट्स चेंजिंग डायमेंशन, कि किस तरह से राइट टू इक्वालिटी में पहले रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात थी लेकिन इक्वालिटी को डायनेमिक तरीके से देखा गया, और फिर ईपी रोयप्पा के केस में एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस को भी एक आधार बनाया गया। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल डिस्कस द नेक्स्ट डॉक्ट्रिन इन द lecture number 6. Thank you.